कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते जाएंगे और क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जितने पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं, कवर अप करने होते हैं, वो सारे हम लें इसमें। नाउ हियर इट इज़ जनरल रिजर्व, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, 10% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल। ये 10% डिबेंचर्स में ज़रा 10% को अंडरलाइन कर लो लिखने के बाद में। क्या है ये 10%? ये इंटरेस्ट पेड के बारे में हमें जानकारी देगा। याद है आपको इंटरेस्ट पेड हमें कहाँ पर लिखा हुआ मिलता था? देन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या होती है हमारे लिए? करंट लाइबिलिटी। तो हमें करंट लाइबिलिटी का डिक्रीज और इंक्रीज जब देखना होगा तो वहां पर ये काम आएगा। देन गुडविल हमारा 1 लाख से 80,000 हो रहा है। यहाँ पर ईयर जरूर चेक कर लें, ये 2019 है, ये 2020 है। तो ओपनिंग कौन सा हुआ? 2019। ये क्लोजिंग कौन सा हुआ? 2020। तो हमें चेक करना है 1 लाख से 80,000 हो रहा है। हमारी गुडविल जो है वो 1 लाख से 80 हो रही है, इसका मतलब हमारी गुडविल जो है वो राइट ऑफ हो रही है। तो हम गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से लेंगे। कितनी घट गई है? 20,000। सो 20,000 गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से हम इसको यूज करेंगे। देन वी हैव दी मशीनरी। हमारे पास मशीनरी है। मशीनरी साल के शुरू में थी 5 लाख, साल के अंत में हो गई 4,60,000। अगर क्वेश्चन में कुछ भी जानकारी नहीं दे रखी है तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मानकर चल रहे हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है, संपत्ति के मूल्य में जो गिरावट आ रही है, चाहे वो समय के व्यतीत होने के कारण हो, चाहे वो संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण हो, वो क्या कहलाता है? उसका depreciation. So this 40,000 is the depreciation of the machinery. After this 10% non-current investment. ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है? हमने पैसा कहीं पर निवेश किया है, इसका जो 10% है इसको भी लिख के 10% को अंडरलाइन कर लो। ये हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड के बारे में बता रहा है। ये क्या बता रहा है हमें? इंटरेस्ट पेड के बारे में। DDLG वाले PPI, उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट पेड था ना, हम ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस करते थे, वहां पर 10% प्लस करेंगे। किसका 10% निकालेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जब हम इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखते थे तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे 10%। देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होती है हमारी? करंट एसेट। तो डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, या इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी का जो ट्रीटमेंट करते थे वो हम लेंगे। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमारा यूज होता था पेप्सी पी के दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितना प्रोविजन बना रहे हैं हम? 1 लाख से 1.5 लाख हो गया प्रोविजन। तो कितना प्रोविजन बना लिया हमने? 1 से 1.5 हो गया। इस साल कितना प्रोविजन बनाया है? 50,000। तो 50,000 का हम ट्रीटमेंट करेंगे। आगे ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है। कितना है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स? 21 लाख, 10 लाख, 10 लाख से 21 लाख हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे लिए करंट एसेट होता है। 10 से 21 इंक्रीज इन करंट एसेट है। याद करो, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को करेंगे माइनस। आफ्टर दैट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, 10,000 से 0 हो गया, इसका मतलब हमने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया। सो डी हमें याद होगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम वहाँ पर शो करेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है जो हमें चाहिए होती है? अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का वो फॉर्मेट निकालिए जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बनाने निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जरा देखो कितना है क्लोजिंग क्वेश्चन में। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L का क्लोजिंग हमारा दे रखा है 70,000, माइनस माइनस का 60,000, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया? 70,000 क्लोजिंग माइनस माइनस का 60,000, माइनस माइनस करा प्लस, तो हमारा अमाउंट आ गया 70 जमा 60 हो गया हमारा 1,30,000। सो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,30,000। अब हम इसमें 4 चीज़ें जोड़ते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम 4 चीज़ें जोड़ा करते थे। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली बताओ। नंबर 1, अभी तक पिछली वीडियोस देखते देखते याद हो गया होगा आपको। नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो इस क्वेश्चन में नहीं है, खाली स्थान। नंबर 2 पी से ही शुरू होता है, प्रपोज डिविडेंड। क्या होता है प्रपोज डिविडेंड? कहाँ शो होता है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में। तो नंबर 2 प्रपोज डिविडेंड, वो भी नहीं है, खाली स्थान। फिर डिविडेंड से तीसरा नाम इंटरिम डिविडेंड, वो भी नहीं है क्वेश्चन में, खाली स्थान। लास्ट है हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू रिजर्व। कैसे पता लगाएंगे?
क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, क्लोजिंग है 1.5 लाख, ओपनिंग है 1 लाख, यानी कि साल के शुरू में 1 लाख था जो कि बढ़ के साल के अंत में 1,50,000 हो गया है। इसका मतलब क्या है, पूरे साल में कितना रिजर्व हमने मेंटेन किया है, 50,000। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे निकाला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकाला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये हमें याद रखना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमें करना है यहाँ पर, और हमारा ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया 50,000। इन चारों चीज़ों को हमने प्रॉफिट में जोड़ा तो ये क्या बन गया हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या मिल गया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल शुरू करते हैं। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बहुत बार 1 या 1.5 नंबर होते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन में से। अपना क्वेश्चन शुरू किया, हेडिंग डाली कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फिर पर्टिकुलर्स 2 अमाउंट के कॉलम बनाए। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लो, लंबा चौड़ा फॉर्मेट बनेगा ये हमारा। वीडियो को पॉज करो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। सबसे पहली चीज़ कैश फ्लो, अब तक आपको याद हो जानी चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहाँ से शुरू होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से। कितना है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, 1,80,000। ये हमने लिखा यहाँ पर 1,80,000। अब इसमें हम क्या जोड़ा करते थे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या एब्रीविएशन हमने याद रखी थी, पेप्सी, पीके, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे माइनस इन प्लेन। और पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैसे पता चलेगा, कोई भी चीज़ है हम कैसे निकालेंगे उसको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ज़रा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखो, क्लोजिंग है हमारा 1,50,000 और ओपनिंग है हमारा 1 लाख। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करा तो कितना प्रोविजन बनाया हमने, 50,000। उसके बाद में दूसरे पी से क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कहीं पर क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ दिया हमने। फिर आई से इंटरेस्ट पेड, क्या होता है आई से इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड के लिए आ जाओ वर्किंग नोट 2 पर, हेडिंग डालो वर्किंग नोट 2, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी है, इंटरेस्ट पेड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। क्या है लिखा यहाँ पर, इंटरेस्ट पेड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। अंडरलाइन द वर्ड ओपनिंग बैलेंस, until and unless the question says otherwise। जब तक कि सवाल कुछ और ना कहे तब तक हम इंटरेस्ट पेड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर निकालेंगे। हम ये सोचकर चलेंगे कि कोई भी जो चेंज आ रहा है डिबेंचर्स में या लोन में, जो भी चेंज आ रहा है वो साल के अंत में आ रहा है। इसका मतलब साल के शुरू में जो हमारा अमाउंट है वही अमाउंट हमने पूरा साल इस्तेमाल किया है और उसी के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो जब तक कि सवाल में कुछ और जानकारी ना दी गई हो या जब तक कि सवाल में कुछ और न बताया गया हो तब तक इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। मैं आपसे पूछूंगी, आपको याद होगा पार्टनरशिप में भी हमने जब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट ऑल्सो वी यूज टू कैलकुलेट ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। तो हम लिखते थे वहां पर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर भी हमें ओपनिंग बैलेंस उसको निकालना है। अब अपने क्वेश्चन में देखो कि आपके जो डिबेंचर्स हैं उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है। देखो यहाँ पर ओपनिंग का मतलब 2019 वाला कितना दे रखा है डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस, 2,10,000, 2,10,000। तो हमने इंटरेस्ट पेड कैसे निकालना है, 2,10,000 का 10% यानी कि 21,000। और यही 21,000 हम अपने स्टेटमेंट में शो करते हैं इंटरेस्ट पेड के नाम से। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया। देन डी से डेप्रीसिएशन। इस क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट की जो कीमत है, जो कि मशीनरी है यहाँ पर, उसे घटता हुआ दिखाया जा रहा है। 5 लाख से 4,60,000 हो गया। हम नीचे एक वर्किंग फुट नोट देंगे और उसमें हम लिखेंगे कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो मशीन की कीमत में जो गिरावट आ रही है उसका कारण जो है वो डेप्रीसिएशन है। तो 5 लाख से 4,60,000 यदि हो रहा है तो ये जो 40,000 है क्या है हमारा डेप्रीसिएशन, और इस 40,000 को हम डेप्रीसिएशन के नाम से शो करेंगे। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, साथ साथ रिपीट करो, पी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दूसरे पी से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आई से इंटरेस्ट पेड, डी से डेप्रीसिएशन, दूसरे डी से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। दोबारा से अपना सवाल देखो,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हमेशा राइट ऑफ किया जाता है, समाप्त किया जाता है। 10,000 से 0 हो गया है तो कितना डिस्काउंट हमने राइट ऑफ किया है? पूरा का पूरा 10,000। तो यहाँ हमने अपने क्वेश्चन में लिखा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10,000। अब दोबारा से देखेंगे, पी स्टैंड्स फॉर, साथ साथ रिपीट करते जाओ। पी स्टैंड्स फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दूसरा पी स्टैंड्स फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तीसरा पी स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट पेड, फिर डी से डेप्रिसिएशन, अगले डी से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, फिर एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, एंड जी से गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, कोई भी चीज़ जो राइट ऑफ हो रही है। गुडविल का कैसे पता चले कि वो राइट ऑफ हो रही है? अगर उसकी कीमत में गिरावट आ रही है। यहाँ क्वेश्चन में देखो, हमारी गुडविल 1 लाख से 80,000 हो रही है तो उसकी कीमत में कितनी गिरावट आ गई है? 20,000 की। इसी 20,000 को गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से हमने यहाँ पर शो कर दिया। इन सबको प्लस किया, यहाँ पर हमने लिख दिया, प्लस कर दो। 1,80,000 में 1,41,000 ऐड किया। ये 180 क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और हम इसमें क्या प्लस कर रहे हैं? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसको हमने प्लस किया, हमारा अमाउंट आ गया 3,21,000। क्या आ गया हमारा? 3,21,000। ये 3,21,000 में से अब हम क्या माइनस करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो क्या है हमारी? इन प्लेन। I stands for interest received and P stands for profit on sale of fixed asset। बेटे ये आपको याद करना है, जैसे ही हम रिपीट करें साथ साथ रिपीट करो। तो दो ही चीज़ें माइनस होती हैं, कौन कौन सी? इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे इस क्वेश्चन में है। अब इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए एक और वर्किंग नोट बनाते हैं जिसका नाम रखा हमने वर्किंग नोट नंबर 3 एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा नोट लिखना है जो आगे तक हमारे काम आएगा। दैट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। जैसे वहाँ पर इंटरेस्ट पेड ओपनिंग बैलेंस पर निकाला जाता है, ऐसे ही यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड भी ओपनिंग बैलेंस पर निकाला जाता है, अनटिल एंड अनलेस द क्वेश्चन सेज अदरवाइज। जब तक कि सवाल में कुछ और न बताया गया हो तब तक हम इंटरेस्ट को हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर निकालते हैं। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में देखिए जरा, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 60,000। 2019 का अमाउंट है ना, ओपनिंग होता है साल की शुरुआत में, ये 60,000 है। जैसे ही क्वेश्चन शुरू करो ऐसे ही यहाँ पे ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग वर्ड लिख लिया करो, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। सो 60,000 का 10% हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड आ गया हमारा 6,000। कैसे कैलकुलेट किया? 60,000 का 10% आ गया हमारा 6,000 और हमने यहाँ पर शो कर दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। अब जब हम इसमें 3,21,000 में से इसको माइनस करते हैं तो ये जो हमारा अमाउंट आता है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम ये सारी ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, फिर जो हमारा अमाउंट आता है उस अमाउंट का नाम क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ गया हमारा? 3,15,000। अब हम इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज करेंगे। क्या होता है हमारा वर्किंग कैपिटल चेंज? नंबर 1 डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को करेंगे प्लस, और इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को करेंगे माइनस। अपने सवाल पर चलते हैं और देखते हैं कौन सी करंट एसेट घट रही है या कौन सी करंट लायबिलिटी घट रही है या बढ़ रही है। पहले तो एक एक को आइडेंटिफाई करते जाओ। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो चुका, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L का ट्रीटमेंट हो चुका, डिबेंचर्स के बारे में चर्चा कर ली। ट्रेड पेबल, क्या होता है ट्रेड पेबल हमारे लिए? करंट लाइबिलिटी, और ये हमारा 75 से 11 लाख हो रहा है, 75 से 11,75 हो रहा है, तो ट्रेड पेबल हमारा बढ़ रहा है। सो डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को करेंगे प्लस, ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है। और कितना डिफरेंस? 11,75 में से 75 गया, कितना आ गया? 11 लाख। इसको शो कर दो पहले। हमें पता चल गया कि एक करंट लाइबिलिटी है जो बढ़ रही है, वो हमने लिखा ट्रेड पेबल और यहाँ पर 11 लाख लिख लिया। और देखते हैं कोई करंट एसेट है जो डिक्रीज हो रही है क्या, या कोई करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पुट करते जाएंगे उसको। ट्रेड पेबल के बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, मशीनरी का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा हो चुकी। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होती है हमारी? करंट एसेट, और ये 60 से 2,45,000 हो रहा है, इसका मतलब करंट एसेट हमारी बढ़ रही है। डिक्रीज इन करंट एसेट को करना है माइनस और इंक्रीज इन करंट डिक्रीज इन करंट एसेट को करना है प्लस, लेकिन इंक्रीज इन करंट एसेट को करना है माइनस। ऐसे मान के चला करो कि अगर करंट एसेट बढ़ रही है, इसका सपोज स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमने स्टॉक को खरीदा,
तो कैश हमारे पास से गया होगा। तो जिन जिन कारणों से कैश जा रहा है हमने माइनस कर दिया, जिन जिन कारणों से कैश आ रहा है हमने प्लस कर दिया। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में हम ये करते हैं, तो तब आपको याद रहेगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट हमारा डिफरेंस देख लो और लिख लो उसको माइनस वाले कॉलम में। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। आफ्टर दैट ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल्स? हमारी करंट एसेट, और ये हमारा 10 से 21 हो रहा है, यानी कि ये भी क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज। और अगर इंक्रीज होगा तो हम इसको करेंगे माइनस। शो करते हैं, वहां पर हमने शो कर दिया। पहले प्लस वाले आइटम्स लिख दो, डिक्रीज इन करंट एसेट, ये बेटे याद हो जाना चाहिए आपको, और मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। स्टॉक के बारे में सोच लो, आपको याद हो जाएगा कि स्टॉक बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमने स्टॉक को खरीदा होगा और हमारे पास से कैश गया होगा। ऐसे ही करंट लाइबिलिटी एक का याद होगा तो दूसरा अपने आप उसका रिवर्स कर सकते हो। सो डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को करेंगे प्लस। दोबारा रिपीट करो मेरे साथ, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को करेंगे प्लस, और इसके विपरीत इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को करेंगे माइनस। कौन कौन सी चीजें थी जो माइनस में आनी है हमारी? एक तो इन्वेंट्रीज और दूसरा आना है ट्रेड रिसीवेबल्स। इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो हमारा अमाउंट आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। कितना अमाउंट आ गया? इसमें से माइनस किया तो 1,35,000। इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कारण हमारे पास इतना कैश आया। अब इसमें से क्या माइनस करते हैं हम? टैक्स पेड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें टैक्स पेड दे नहीं रखा, तो कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, हम सीधा इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को दोबारा से करके देखना, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अब आप कर सकते हो। टीएस ग्रेवाल जी की 2020 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आप सारे क्वेश्चंस अब कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, सॉल्व करो, जहां पर भी प्रॉब्लम आए वहां पे पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने के वेरियस केसेस डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको आप फुली स्कोर कर सकते हो, प्लस जो आपका प्रोजेक्ट होगा, जो प्रैक्टिकल 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसमें से 12 में से 6 नंबर आपके इसी तरह के सवाल के होते हैं। तो बहुत मन लगा के बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। थैंक यू।